IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली अपना ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लॉन्च किया। इस रिपोर्ट का टाइटल इंटरेस्टिंग है, शिफ्टिंग ग्राउंड बीनीथ द काम। IMF के हिसाब से सरफेस लेवल पे चीजें ठीक हैं, लेकिन डीपर देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण चीजें बहुत ही जल्दी बिगड़ सकती हैं। IMF का रिपोर्ट काफी बड़ा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे भी जरूर पढ़ें। आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इक्विटी वैल्यूएशंस और बॉन्ड यील्ड्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इमर्जिंग मार्केट्स का सिचुएशन समझेंगे। एंड में हम फॉरेक्स मार्केट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और IMF के रिकमेंडेशंस भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी वैल्यूएशंस और बॉन्ड यील्ड्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऊपर से सब ठीक लग रहा है। अप्रैल 2025 से मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है, मार्केट में लिक्विडिटी भी फ्रीली फ्लो हो रहा है और इन्वेस्टर्स रिस्कियर एसेट्स में भी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। लेकिन मार्केट्स का ऐसा काम होना मिसलीडिंग है। डीपर एनालिसिस से IMF को पता चला कि इक्विटी स्टॉक्स के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। मतलब कंपनीज जो प्रॉफिट्स कमाती हैं उनके शेयर्स के प्राइसेस उस प्रॉफिट्स को जस्टिफाई नहीं करते। S&P 500 का फॉरवर्ड पी रेशियो अपने हिस्टोरिकल रेंज के 96th परसेंटाइल तक बढ़ गया है। ये लेवल्स लेट 1990s और अर्ली 2000s के .com बबल के दौरान लास्ट देखे गए थे। इंटरेस्टिंगली, इस वैल्यूएशन हाइक का कारण US कंपनीज हैं, स्पेशली वो कंपनीज जो AI और IT रिलेटेड सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। जैसे US के मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज के वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं। मैग्निफिसेंट 7 में अल्फाबेट, Amazon, एप्पल, मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और टेस्ला आते हैं। इस वैल्यूएशन हाइक के कारण बस इन 7 कंपनीज में बहुत सारा वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हुआ है। लेकिन एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो सकते हैं। इसके कारण इन कंपनीज के हाई वैल्यूएशंस शायद मेंटेन ना रहें। अगर AI से बेनिफिट्स रियलाइज होने में ज्यादा टाइम लगता है तो शायद ये स्टॉक्स बहुत जोर से क्रैश भी कर सकते हैं। इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में एक सिस्टमिक रिस्क बन सकता है। इक्विटी मार्केट्स के अलावा बॉन्ड मार्केट्स में भी कुछ वार्निंग साइंस दिख रहे हैं। एडवांस्ड वेस्टर्न इकोनॉमीज के गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स के यील्ड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये यील्ड इन्फ्लेशन के कारण नहीं बढ़ रहा है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं और फ्यूचर में रेट कट्स भी एक्सपेक्टेड हैं। तो फिर बॉन्ड यील्ड्स कैसे बढ़ रहे हैं? इसका एक कारण फिस्कल स्ट्रेस या बढ़ता फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। एडवांस्ड इकोनॉमीज के गवर्नमेंट्स बढ़ते फिस्कल डेफिसिट से डील कर रहे हैं, मतलब इनके एक्सपेंडिचर्स इनके रेवेन्यू से ज्यादा हैं। लेकिन ये कंट्रीज इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहे कि ये स्पेंडिंग को जस्टिफाई किया जा सके। तो ये फिस्कल स्ट्रेस एक इन्वेस्टमेंट रिस्क बन गया है जो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन डिजर्व करते हैं। बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स का दूसरा कारण फ्यूचर अनसर्टेनिटी भी हो सकता है। फिस्कल स्ट्रेस, टैरिफ्स और दूसरे फैक्टर्स के कारण ये अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स एडवांस्ड इकोनॉमीज के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होल्ड नहीं करना चाहते। इन बॉन्ड्स का टर्म प्रीमियम अप्रैल 2025 से बढ़ रहा है। टर्म प्रीमियम वो एक्स्ट्रा यील्ड होता है जो इन बॉन्ड्स के इन्वेस्टर्स इन्हें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए डिमांड करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनके पैसे अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगले 10 से 30 सालों तक फंसे रहें तो इन्हें इन बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। जब यील्ड्स इन्फ्लेशन फियर्स की जगह इन कारणों से बढ़ते हैं, मतलब मार्केट्स का फिस्कल डिसिप्लिन में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस बात पे कम हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग, इनकम और सेविंग को कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन जहां इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में कम हो रहा है, वहीं प्राइवेट प्लेयर्स को ये चैलेंज फेस नहीं करना पड़ रहा। इन्वेस्टर्स प्राइवेट प्लेयर्स को चीप डेट रेज करने दे रहे हैं, जिससे इनके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू पैसे रेज करना बहुत इजी हो रहा है। IMF का मानना है कि फिस्कल स्ट्रेस और प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस का ये मिसमैच ज्यादा देर तक शायद नहीं चलेगा, क्योंकि ये रिस्क का एक फंडामेंटल मिस प्राइसिंग है। अगर प्राइवेट सेक्टर नियर फ्यूचर में ग्रोथ नहीं दिखाता है तो ये मिसमैच एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है। और अगर रीसेंट हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत स्लो है। चलिए अब अपना फोकस इमर्जिंग मार्केट्स या EM की तरफ शिफ्ट करते हैं। IMF के रिपोर्ट ने इस सेक्शन पे काफी फोकस किया। इमर्जिंग मार्केट्स में सॉवरेन डेट $30 ट्रिलियन के ऑल टाइम हाई पे है। मीडियन केस में इन कंट्रीज का डेट इनके GDP का लगभग 60% के आसपास है। लेकिन IMF का रिपोर्ट इन नंबर्स पे फोकस नहीं करता। ये EM डेट के एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड पे फोकस करता है। चाइना, इंडिया, ब्राजील, मलेशिया और दूसरे बड़े इमर्जिंग मार्केट्स डेट लोकलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। ये देश लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट्स या LCBM से अपने बोरोइंग्स लोकल करेंसी में बढ़ा रहे हैं
और तो और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और बैंक्स पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स अब्सॉर्ब करने के लिए निर्भर कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन कंट्रीज के वीक रिटर्न्स के कारण इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईएम्स अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के स्ट्रॉन्ग बेस पे रिलाई कर रहे हैं। डेट लोकलाइजेशन के कुछ फायदे होते हैं। इनके कारण ईएम ग्लोबल शॉक से बच जाते हैं। अगर किसी कंट्री का डेट अपने करेंसी और अपने इंस्टीट्यूशंस में ही हो, तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल निकालने लगते हैं या ग्लोबल फाइनेंसिंग कंडीशंस टाइट होते हैं, तो ईएम्स की पोजीशन वल्नरेबल नहीं होती। लेकिन लोकलाइजेशन के रिस्क्स भी हैं। कई इमर्जिंग मार्केट्स में डोमेस्टिक बैंक्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स के प्राइमरी होल्डर्स हैं। इस कंडीशन को आईएमएफ सॉवरेन बैंक नेक्सस कहता है। इस नेक्सस में अगर गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी बिगड़ता है, तो जो बैंक्स इन गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स होल्ड करते हैं उन्हें लॉसेस होते हैं। इससे इनका कैपिटल इरोड होता है, जिससे इनकी वैल्यू भी बिगड़ती है। एक और थ्रेट ये है कि अगर इन बैंक्स पे फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, तो ये इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। इससे यील्ड्स बढ़ जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। इस प्रॉब्लम से एस्केप करना बहुत मुश्किल हो सकता है। कोविड-19 के बाद से कई इमर्जिंग मार्केट्स के बैंक्स ने अपने गवर्नमेंट डेट होल्डिंग्स बढ़ा लिए हैं। रेगुलेटर्स इन्हें एनकरेज भी करते हैं। शॉर्ट रन में इससे मार्केट स्टेबलाइज होता है, लेकिन ये अंडरलाइंग वीकनेस को छुपाता है और डोमेस्टिक रिस्क भी बढ़ाता है। आईएमएफ ने हाईलाइट किया कि बड़े रेजिलिएंट ईएम्स जैसे इंडिया और चाइना सोवरेन बैंक नेक्सस का रिस्क हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इजिप्ट, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देश इस रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते। वहीं छोटे पुअरर ईएम्स अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यूज में कॉन्फिडेंस ही क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि इनके यील्ड्स बहुत हाई होते हैं। इसीलिए इन्हें फॉरेन फाइनेंस सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। आईएमएफ के रिपोर्ट का अगला फोकस था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स पे। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड मार्केट है। हर दिन इस मार्केट में 9.5 ट्रिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स ट्रेड्स होते हैं। हर तरह के क्रॉस बॉर्डर फ्लो के लिए ये जरूरी है कि फॉरेक्स मार्केट स्मूथली चले, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स के कारण ये मार्केट धीरे धीरे एक वीक पोजीशन में चला जा रहा है। इसका एक कारण है ट्रेडिंग करेंसीज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट। पहले बड़े बैंक्स मार्केट को डोमिनेट करते थे, लेकिन लास्ट कुछ सालों में एनबीएफआईज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस मार्केट के बड़े प्लेयर्स बन गए हैं, जैसे हेज फंड्स, एसेट मैनेजर्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स। ये एनबीएफआई ज्यादातर एफएक्स स्वैप्स और फॉरवर्ड्स जैसे शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स अब वॉल्यूम में भी डोमिनेट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एनबीएफआईज और इनके इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में नए वल्नरेबिलिटीज लाते हैं। बहुत सारे एनबीएफआईज छोटे इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ ऑपरेट करते हैं और इन्हें ट्रेडिशनल बैंक से कंपैरिजन में स्ट्रिक्ट लिक्विडिटी और मार्जिन लिमिटेशन से डील करना पड़ता है। जब मार्केट्स में रिस्क बढ़ जाता है, तब ये प्लेयर्स या तो पूरी तरह से एग्जिट कर सकते हैं या अपने पोजीशंस रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो हेजिंग भी डिमांड कर सकते हैं। इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इनके शॉर्टर होराइजन्स के कारण एक ग्रोइंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा हो सकता है कि एनबीएफआईज का शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स में बहुत सारा एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर सेटल करना चाहे तो इस ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए ये सफिशिएंट कैश या लिक्विड एसेट्स ही नहीं रखते, और ये प्रॉब्लम और एक कारण से बढ़ जाता है। करंट मार्केट स्ट्रक्चर इस स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि एफएक्स ट्रेडिंग का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ मेजर डीलर्स और प्लेटफॉर्म्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। किसी भी डिस्ट्रप्शन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आईएमएफ ने 2 मेजर एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के पीक लंदन न्यूयॉर्क ट्रेडिंग आवर्स के दौरान आउटेजेस को हाईलाइट किया। इस आउटेज के कारण स्पॉट और स्वैप बिड आस्क स्प्रेड का गैप 3 to 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कम हो गए थे। और जरा सोच के देखो, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स में टेक्निकल ग्लिचेस के कारण दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट टेम्पररीली पैरालाइज हो गया था। तो अगर एक साइबर अटैक होता है तब क्या होगा? या अगर कोई मेजर डीलर क्रेडिट इश्यूज फेस करता है और अपने ऑपरेशंस रोक देता है, तब क्या? इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफएक्स मार्केट्स अब पहले से ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। ये शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं और ये कुछ की प्लेयर्स और प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन प्लेटफॉर्म आउटेजेस जैसे ऑपरेशनल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है। अगर सिर्फ एक मेजर डीलर को कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत तेजी से पूरे मार्केट में फैल जाता है। और क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स यूएस डॉलर पे सेंटर्ड होते हैं, डॉलर फंडिंग मार्केट्स में कोई भी स्ट्रेन दूसरे मार्केट्स तक भी फैल जाता है। बड़े फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स या वीक फिस्कल पोजीशन वाले इमर्जिंग मार्केट्स के कंडीशन ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पे रिलाई करते हैं, जो इनके मार्केट से कभी भी अपना फंडिंग विड्रॉ कर सकते हैं। आईएमएफ ने भी इस बात पे गौर किया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का स्ट्रेस इसी मार्केट में लिमिटेड नहीं रहता, ये बहुत जल्दी दूसरे एसेट क्लासेस में भी फैल जाता है। तो अब क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों,
IMF का मैसेज क्लियर है, मार्केट्स की करंट काम सिचुएशन से मिसलीड नहीं होना है। पॉलिसी मेकर्स को अभी कुछ करने की जरूरत है जब मार्केट्स की कंडीशंस अभी भी मैनेजेबल हो। IMF ने कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी दिए हैं। चलिए इन रिकमेंडेशंस को देखते हैं। सेंट्रल बैंक्स को इन्फ्लेशन टारगेट तक लाना होगा। सेंट्रल बैंक्स के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर शॉर्ट टर्म प्रेशर्स में ये ट्रस्ट का लॉस होता है तो लोगों का इनसे कॉन्फिडेंस और भी कम हो सकता है। फिस्कल डिसिप्लिन की भी जरूरत है। एडवांस इकोनॉमीज की गवर्नमेंट्स को अपने एक्सेसिव डेफिसिट्स और डेट ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल करना होगा। बढ़ते फिस्कल गैप के कारण गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड्स और टर्म प्रीमियम बढ़ रहे हैं। अगर मार्केट का फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पे भरोसा उठ जाता है तो बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है और गवर्नमेंट पे भी हायर यील्ड्स के कारण प्रेशर पड़ सकता है। इमर्जिंग मार्केट्स को अपने डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट्स पे अपना फोकस बढ़ाना होगा, लेकिन साथ ही साथ इनके सोवरेन बैंक नेक्सस से भी डील करना होगा। इसके लिए इन्हें पेंशन फंड्स, इंश्योरर्स और म्यूचुअल फंड्स को भी बढ़ावा देके अपना इन्वेस्टर बेस बढ़ाना होगा। इससे इन मार्केट्स में बैंक्स गवर्नमेंट फाइनेंस के अकेले सोर्सेस नहीं रहेंगे। फॉरेन एक्सचेंजेस को भी अटेंशन की जरूरत है। रेगुलेटर्स को सर्वेलेंस बढ़ाना होगा और स्ट्रेस टेस्ट करने होंगे ताकि लिक्विडिटी शॉक्स और क्रॉस मार्केट स्पिलओवर्स के लिए प्रिपेयर किया जा सके। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन मार्केट्स में भी आपने ऐसे कोई ट्रेंड्स नोटिस किए हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।